हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 4 चैप्टर स्टार्टिंग के पूरे 11 मतलब 12 की सीरीज का पूरा हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, अपना 5th चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। तो ये चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। और जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है, 2 मेजर पार्ट में। और इसके पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपनी 12th की सीरीज में। तो जितने भी लोग नहीं देखे वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ये कौन सा है हमारा, आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसका कौन सा है, ये पार्ट 1 है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर। इंट्रोडक्शन देखते हैं, एकदम पहले फीलिंग लेके आते हैं चैप्टर में कि क्या है, बेसिक चीजें क्या है चैप्टर की। फिर उसके बाद धीरे 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 करके हम आगे एकदम खतरनाक टाइप से बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, जैसा हमने अपने इंट्रो के वीडियो में देखा था। तो हम इसमें कौन कौन सी चीजें अपनी कंप्लीट कर ली है, हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लिए। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वहां के कंसेप्ट पढ़ के ही आपको आगे के चैप्टर्स एकदम इजी होने लग जाएंगे आपके लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हमारा प्रीवियस चैप्टर था, जिसको हमने एकदम डिटेल में कंप्लीट किया। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा, जो हम अपना 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो क्या होगा, मैग्नेटिज्म और मैटर के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे जैसे प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने डायपोल के बारे में थोड़ा सा कम देखा था, कुछ चीजें वहां पे पढ़ी थी, उसके डायरेक्शन के बारे में देखा था, क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। बट ये चैप्टर आता है जिसमें वो क्या करता है, बताता है अच्छे से। तो बहुत सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली है, बट उसी से रिलेट करके हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो हमारा कौन सा चैप्टर होगा अभी, 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म और मैटर। पहले के 4 कंप्लीट कर लिए, आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल, तभी आपको क्या होगा, आगे की चीजें और इजीली समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ही कि आपको प्रीवियस यदि आप कोई नया अभी से ज्वाइन किया है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है। तो मेजर टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो 2 मेजर टॉपिक रहेंगे अपने इस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म और मैटर में। फर्स्ट वाला मेजर टॉपिक क्या होगा, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में देखेंगे। दोनों सेम ही चीज है एक प्रकार की। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने मैग्नेटिक डायपोल के बारे में देखा है, क्या होता है, एक प्रकार के इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही रहता है, सारी चीजें उससे सिमिलर रहती है, बस टर्म्स अलग अलग हो जाती है। और सेकंड मेजर पार्ट क्या होगा इस चैप्टर का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल की, अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, पहले सारी चीजें देखते हैं, पूरी फीलिंग लेके आते हैं कि क्या है चैप्टर, कैसे शुरू होता है। फिर आपको क्या होगा, और मजा आएगा सारी चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचुरल ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन। ओर ऑफ आयरन मतलब क्या है, जिससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक प्रकार का क्या है, ये अर्थ के अंदर का मिनरल है, जहां से हम क्या करते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन की एक ओर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। Fe3O4 क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट्स। तो ये क्या है, एक प्रकार की नेचुरल ओर है जिसकी क्या होती है, ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं, जितनी भी आयरन की चीजें उसको वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, स्टील, निकल, ये सब चीजों को ना। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा टूवर्ड्स दी ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो जो फिनोमिना होता है जिससे हम छोटी छोटी कुछ आयरनिक चीजों को अट्रैक्ट करने का, जैसे कौन कौन सी चीज अट्रैक्ट कर सकती है, मैग्नेटाइट स्टील, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। और कौन सी वो आयरन की ओर है जो नेचुरली मिलती है, हमें मैग्नेटाइट बोलते हैं। इसका एक और नाम है लीड स्टोन, हम आगे जाके देखेंगे और हम पिक्चर्स में भी देखेंगे कि ओरिजिनली कैसा दिखता है। ठीक है, तो आयरन की एक नेचुरली ओर होती है जिसकी क्या होती है, ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, पहले से ही वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इट अट्रैक्ट्स टू ए मैग्नेट एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू बिकम ए परमानेंट मैग्नेट इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और बहुत टाइम तक यदि किसी मैग्नेट के साथ इसको रख दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो नेचुरली भी होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे अपने घर के जो कुछ चीजें रहती है, यदि हम किसी 2 परफेक्ट मटेरियल्स को बहुत देर तक मैग्नेट के साथ रख दे तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। बट कुछ टाइम बाद उनकी प्रॉपर्टीज हट जाती है, क्योंकि वो एकदम मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं होते। तो यही सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको बहुत लंबे समय तक हम मैग्नेट के साथ रख दिए तो वो पूरा खुद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है। तो जो मैग्नेटाइट रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं,
इट अट्रैक्ट, मतलब वो एक मैग्नेट को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और उसको हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं किसी मैग्नेट के साथ लगा के बहुत टाइम तक रख के, जिससे वो क्या बन जाएगा, खुद परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटाइज मतलब वो खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। नेचुरली मैग्नेटाइज पीसेस ऑफ मैग्नेटाइट कॉल्ड लीड स्टोन। अब जो नेचुरली क्या होते हैं, जो भी मैग्नेटाइट मटेरियल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, जब वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, यदि अंदर ओर्स के अंदर यदि किसी के अंदर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई और उसके साथ बहुत सारे मैग्नेटाइट है, उसके साथ बहुत लंबे समय तक वो रहेंगे, तो वो भी मैग्नेट बन जाएंगे, एक प्रकार से परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ऐसा जो नेचुरली ऑकरिंग अपने को स्टोन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेड स्टोन या लीड स्टोन बोलते हैं। जो नेचुरली ऑकरिंग क्या मिलता है, हमें मैग्नेट मिलता है। कहां से आया, पहली बार कहां से आया, ये सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। तो नेचुरली मैग्नेटाइज पीसेस ऑफ मैग्नेटाइट, मतलब जो मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन की ओर है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड स्टोन भी बोलते हैं और लीड स्टोन भी बोलते हैं। नेचुरली ऑकरिंग क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मींस लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन हम इसको क्यों बोलते हैं जनरली, क्योंकि क्या करता है, दिशा बताने में मदद करता है, नॉर्थ साउथ की तरफ, ये सब चीजें देखेंगे कैसे मैग्नेट अलाइन कर लेता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जनरली किस काम आता है, हमें लीड करने के काम आता था पुराने जमाने के लोगों को, दिशा बताने के, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, लीडिंग स्टोन भी बोलते थे। किसको, लोड स्टोन या लीड स्टोन को। द वर्ड, अब ओरिजिनली जो वर्ड मैग्नेट है वो आया कहां से, तो द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड। एक आइलैंड के नेम से, एक आइलैंड की जगह से क्या हुआ, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ, जो कहां पे है, ग्रीस में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मैग्नीसिया। मैग्नीसिया करके क्या है, एक आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या, बीच में एक जमीन और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो एक जगह से वहां से ये वर्ड आया है क्या, हमारा मैग्नेट। वो कौन सी आइलैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीसिया बोलते हैं। वेयर मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट्स वर फाउंड एज अर्ली एज 6000 BC, जहां पे मैग्नेटिक ओर, हमें नेचुरल मैग्नेट्स मिलते थे जमीन के अंदर, और कब मिलते थे, 6000 BC। 6000 BC मतलब बोले तो आज से मान के चलिए आप 2600 साल पहले की बात है ये। 600 BC है, अभी एडी चल रहा है, 2021 है, तो 2021 है और 600 और पूरा जोड़ दे तो बोल सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 2600 साल पहले की बात है। तो वहीं से ये वर्ड आया मैग्नेट हमारा, कहां से, ग्रीक के एक आइलैंड से, जिसका नाम क्या था, मैग्नीसिया, उस आइलैंड का नाम था, क्योंकि वो आइलैंड की बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती थी। ये भी देखेंगे हम कि कैसे वहां पे वो चीज हुई। ठीक है, अब हमने देखा मैग्नेटाइट और लीड स्टोन के बारे में, एक बार उसको फोटोज में देखते हैं कैसा दिखता है। तो आप फोटोज में देख सकते हैं, फर्स्ट वाली फोटो क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटाइट का क्रिस्टल है, जो क्या होता है, थोड़ा सा आयरन की ओर में नेचुरली ऑकरिंग मिलता है। और सेकंड वाली जो फिगर है वो क्या है, लीड स्टोन की है, मतलब ये पूरा परमानेंट मैग्नेट हो गया, और ये एक प्रकार का क्या है, पत्थर है। अब देख सकते हैं इसमें जो पिन्स है वो क्या हो रही है, पूरी अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से चिपकी हुई है। तो ये सेकंड वाली फिगर क्या है, हमारी लीड स्टोन की है, और जो फर्स्ट वाली फिगर है वो क्या है, हमारी मैग्नेटाइट की है, एक प्रकार का मैग्नेटाइट क्रिस्टल है, जो कहां मिलेगा, हमें आयरन ओर्स में मिलता है। और सेकंड वाला क्या है, लीड स्टोन, ये कहां पे मिलता है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये पत्थर कहां पे रखा हुआ है, स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम है अमेरिका में। अब वो म्यूजियम को बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे, जहां पे पूरे एस्ट्रोनॉट्स, प्लेन्स रखे हुए हैं, बहुत बड़ा म्यूजियम है, जहां पे नाइट एट द म्यूजियम 2 मूवी भी बनी हुई है। तो उस जगह में ये पत्थर वहां पे रखा हुआ है, लीड स्टोन, एकदम एक प्रकार से आर्टिफैक्ट के तौर में। ये क्या है, हमारा लीड स्टोन। फर्स्ट वाला क्या है, हमारा मैग्नेटाइट क्रिस्टल है, जो आयरन की ओर में मिलता है। ठीक है, इंडिया में यदि देखें कि ऐसा हमें कहां और मिलती है, तो आप एक बीच की फोटो देख सकते हैं। ये कहां का है, चेन्नई का एक बीच है, जहां की आप फोटो देख सकते हैं, सैंड के क्या है, यहां पे थोड़े से क्रिस्टल्स हैं, पूरी सैंड है, और उसमें आप जितना भी ये ब्लैक मार्किंग देखेंगे, ये सब क्या है, पूरी मैग्नेटाइट की ओर है। पूरा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइट। आप देख सकते हैं कॉइन फेंक के उन्होंने देखा भी कि वो थोड़ा सा उधर तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, चाइना के एक बीच, चेन्नई के एक बीच की फोटो है, जहां पे क्या है, सैंड के बीच में क्या है, पूरी मैग्नेटिक ओर्स मिल रही है हमें। तो इंडिया में भी क्या होता है, ऐसी ओर्स हमें मिलती है। ओके, अब देखते हैं उस आइलैंड के बारे में जहां से ये वर्ड मैग्नेट डिराइव हुआ। कौन सा आइलैंड था वो, ग्रीस का मैग्नीसिया जिसका नाम था। तो वहां पे लोगों को पता कैसे चला कि ओरिजिनली मैग्नेट होता क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एकदम पूरा स्टार्टिंग से हम फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आइलैंड था मैग्नीसिया ग्रीस का, वहां पे जितने भी शेफर्ड्स होते थे, शेफर्ड्स मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं उन लोग, उनको क्या होती थी, बहुत दिक्कत होती थी कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है ग्राउंड में जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है। शेफर्ड्स ऑन दिस आइलैंड कंप्लेन दैट देयर वुडन शूज,
विच हैड नेल्स, उस समय उनके जो शूज होते थे, मतलब जो उनके जूते होते थे, वो लकड़ी के होते थे और वो जुड़े हुए रहते थे किसकी मदद से, खीले की मदद से जुड़े हुए रहते थे। ऐसा नहीं जुड़े रहते थे कि पैर में ही खीला गड़ जाए, साइड साइड में लगे हुए रहते थे, लकड़ी के उनके क्या रहते थे, जूते रहते थे। तो उसके जो नेल्स रहते थे वो क्या रहते थे, उस आइलैंड में ट्रैप हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नेल्स क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, तो उनके जूते के बहुत सारे नेल्स क्या रहते थे, निकल जाते थे वहां से, मतलब जो लकड़ी का रहता था। और वो कंप्लेन करते थे ये चीज के बारे में कि उनके हमेशा जो वुडन शूज हैं उसके नेल्स चिपक जाते हैं जमीन में। Which had nails at times stayed stuck to the ground, क्या हो जाते थे, वो चिपक जाते थे। ऑब्वियस ही बात है उन लोग को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या होता है कि हमारे लकड़ी के जो जूते हैं जिसमें जो खीले लगे हुए हैं वो जमीन में चिपक जाते हैं। देयर आयरन टिप्ड रॉड्स, अब देखे होंगे बहुत सारे रॉड्स या भाले होते हैं, उनमें भी क्या होता है, पीछे लकड़ी का रहता है मगर सामने क्या रहते हैं, आयरन के टिप्ड रहते हैं, ताकि क्या हो, वो कहीं भी क्या कर सके, पियर्स कर सके। तो वर सिमिलरली अफेक्टेड, दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव अराउंड। तो ऑब्वियसली बात है वो जब भी भाले का यूज करेंगे, हंटिंग करेंगे, तो क्या होता था, उसका जो आयरन का जो टिप रहता था वो क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो इसके कारण क्या होती थी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम में उनको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है करके, यहाँ पे एक्चुअली उनको ये पता ही नहीं था कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण हो रहा है। मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, यदि हम मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बात करें तो ये क्या है, पूरे यूनिवर्स में रहता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्या करती है, सोलार जो सन की जो रेडिएशन रहती है, हार्मफुल रेडिएशन से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे कॉस्मिक रेज होती है, एक प्रकार की रे होती है जो गैलेक्सी के सेंटर से आती है, इधर उधर कहीं से भी आ सकती है। वो रे इतनी खतरनाक होती है कि कहीं भी गई तो वो उसको क्या कर देगी, पूरा चीर देगी। तो ये सारी चीजों से अर्थ क्या करती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है हमें प्रोटेक्ट करती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है गैलेक्सी में, जैसे जब भी कोई सन खत्म होता है तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये चीज हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में भी कि न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, बहुत जब भी कोई अपने सन से 3-4 बड़ा गुना कोई सन क्या होगा, जब कोलैप्स होगा सुपरनोवा में, तो उसकी कोर बच जाएगी और ऊपर की जो उसकी स्किन है वो क्या कर देगा, पूरा रिलीज कर देगा। इसको सुपरनोवा बोलते हैं। तो जब उसकी कोर बच जाती है तो वो कोर पूरे न्यूक्लियस की रहती है, इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी रहती है, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो बहुत खतरनाक रहती है। तो साइंटिस्ट लोग इस चीज को क्या यूज करते हैं, एक प्रकार का जिसको हम पल्सार्स बोलते हैं ना, पल्सर्स बोलते हैं एक प्रकार का। वो क्या करते हैं ना, हर जगह पूरे यूनिवर्स में रेडियो वेव्स निकलती है उनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण। तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, पूरे गैलेक्सी को मैप कर सकते हैं हम कि यहां पे एक पल्सार है और उसकी रेडियो वेव्स कहां तक जा रही है। तो मतलब यूनिवर्स को मैप करने के भी काम आता है। एक तो जो वोयेजर करके जो एक तो नासा का जो एक स्पेसशिप है जो हमारे सोलार सिस्टम को क्रॉस किया है, उसमें क्या बना हुआ है, एक पूरी फोटो बनी हुई है अलग अलग पल्सार से जो न्यूट्रॉन स्टार रहते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, अलग गैलेक्सी या कहीं भी जाए वो तो अर्थ की लोकेशन बता पाए, इन सब न्यूट्रॉन स्टार की मदद से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत बड़ा फिनोमिना है। इवन इंसानों के अंदर एटम जितने भी होते हैं सब एक दूसरे से क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से ही जुड़े हुए रहते हैं। वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज के बारे में बात करें हम, अलग अलग गैलेक्सी से आती है टाइनी इनविजिबल एटम्स, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर एटम्स होते हैं। ह्यूमंस और बीस्ट, इंसानों की बात करें या जानवरों की बारे में बात करें, ऑल आर परमिएटेड थ्रू एंड थ्रू विद ए होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। परमिएबिलिटेड का क्या होता है कि मतलब सबके अंदर से पार हो रही है, थ्रू एंड थ्रू किसी एक होस्ट की मैग्नेटिक फील्ड। हमारे केस में होस्ट कौन होगा, हमारे केस में होस्ट होगा अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, हर जब से सबको क्या कर रही है, परमिएट कर ही रही है। और ऑब्वियसली बात है इससे फायदा हो रहा है, इससे लाइफ को फायदा हो रहा है। तो मैग्नेटिक फिनोमिना क्या है, बहुत एकदम वास्ट है पूरे नेचर में, फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेस। और जरूरी नहीं सिर्फ अर्थ की बात हुई, हजारों चीजें जिससे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। द डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वाज आल्सो नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। मतलब अब मैग्नेट्स के बारे में तो पता चल गया हमें, और हमने देखा कब से पता है हमें, 2600 साल मतलब 2600 ईयर्स अगो पहले ही लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ चीज तो अट्रैक्ट हो रही है। मतलब जो शेफर्ड्स को समझ में आया, तो 2600 साल पहले से ही मैग्नीशिया से मैग्नेट वर्ड आ गया। अब उसके बाद जब मैग्नेट पता चल गया तो उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कि कैसे एक कंपास नॉर्थ पॉइंट आउट करता है, हमें साउथ पता चलता है। ऑब्वियसली बात है कोई भी घूम जाए तो वो कंपास से देखता है कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको बहुत पहले से ही पता है। देखें तो ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। ए लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली
पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यदि हम एक मैग्नेट लें, एक बार मैग्नेट लें और बीच में रस्सी बांध के उसको लटका दें, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा। यदि ऐसे अलाइन हो गया तो मतलब वो दिखाएगा कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल पीछे। तो कोई भी आप बार मैग्नेट लें जिसके दो पोल्स हैं, ऑब्वियसली बात है एक पोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अब उसको से एक रस्सी से लटका दे तो वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो यही क्या है, एक प्रकार की उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, जिसको क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने यूज किया, शिप्स वालों ने यूज किया नेविगेट करने के लिए कि कौन सा साउथ डायरेक्शन है, कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये क्या है, एक तो हमें पता ही चल गया 2600 साल पहले कि मैग्नीसिया ग्रीक के एक आइलैंड से मैग्नेट वर्ड आ गया। उसके बाद डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें बहुत पहले से ही पता है, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत सारे जो चाइनीज एम्परर थे वो यूज करते थे वॉर में इसको, वो चीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो हमें मैग्नेट भी बहुत पहले से पता है और उसका डायरेक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता है। ठीक है, अब यदि हम टेक्नोलॉजिकल देखें कि मतलब कौन टेक्नोलॉजिकली मैग्नेट के डायरेक्शंस को यूज किया कि मैग्नेट की मदद से हम दिशा बता पाए, तो इसका सबसे पुराना जो एंशिएंट टाइम है वो जाता है चाइनीज लोगों को। ठीक है, इस जगह में चाइनीज लोगों को अपन क्रेडिट दे सकते हैं। मतलब सबसे पुराना जो मैग्नेट का यूज किया था वो किसने किया था, The technological exploitation of this property is generally credited to Chinese. चाइनीज लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इसका क्या किया था, एडवांटेज उठाया था कि कैसे हमें मैग्नेट से डायरेक्शन पता चलेगा। मतलब एक कंपास बनाया था उन्होंने सबसे पहले। चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 400 BC, मतलब यदि हम चाइनीज के लेख देखें तो उसमें 400 BC मतलब अप्रोक्सीमेटली 2400 साल पहले मेंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स। मतलब उस टाइम ही उन लोग क्या किए थे, मैग्नेटिक नीडल्स का यूज करने लग गए थे डायरेक्शन पता करने के लिए। फॉर नेविगेशन ऑन शिप्स, कैरावैंस मतलब घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं हम। क्रॉसिंग दी गोबी डेजर्ट ऑल्सो इंप्लॉयड मैग्नेटिक नीडल्स, और एक गोबी डेजर्ट है वहां पे, उसको भी क्रॉस करने के लिए लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक नीडल्स यूज करते थे। 2400 साल पहले की बात है ये। और एक एम्परर की कहानी है, अ चाइनीज लेजेंड नरेट्स दी टेल ऑफ ए विक्ट्री ऑफ दी एम्परर हुएंग टी करके एक एम्परर थे उनके, जो 4000 साल पहले की बात है, 400 ईयर्स अगो की पहले की बात है, जिन्होंने क्या किया था, एक अपना कार्ड बनाया हुआ था ऐसे करके, विच ही ओड टू हिट्स क्राफ्टमैन मतलब उसके जो कारीगर थे, मतलब उस टाइम के वो इंजीनियर्स थे। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा एक कार्ड बनाया था उस टाइम में, जो मतलब 4000 साल पहले की यदि हम बात बोल सकते हैं, या और पुरानी 2-3 हजार साल पहले बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने ऐसा एक कार्ड बनाया था, वो कार्ड में क्या रहता था, एक जन की क्या रहती थी, फिगर रहती थी, और जो इसकी जो फिंगर्स है वो हमेशा क्या करती थी, साउथ पॉइंट करती थी। तो जो ह्यूएंग टी जो एम्परर थे, उन्होंने क्या किया था, इस कार्ड की मदद से क्या हुआ था, एक वॉर जीत लिया था। कैसे, उन लोग क्या कर रहे थे, फॉग में लड़ाई कर रहे थे। तो फॉग में क्या होता है, डायरेक्शन समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने क्या करी, अपनी आर्मी और ये चैरियट की मदद से क्या हुआ, साउथ डायरेक्शन से उनको क्या किया, पीछे से अटैक कर दिया, क्योंकि अगली आर्मी तो फॉग में थी, उनको कुछ दिशा दिख नहीं रही थी। इनके पास कार्ड था, जो कार्ड में जो एक फिगर रहता है ऊपर में, वो क्या करता था, हमेशा साउथ पॉइंट आउट करता था। तो इन लोगों को डायरेक्शन का ऑलरेडी आइडिया था कि कौन कहां पे करके, तो उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया था फॉग में। तो इसके कारण क्या हुआ था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वॉर जीत लिया था। मतलब ये बहुत पुरानी बात है जब उन्होंने मैग्नेट का यूज किया था, और पूरा श्रेय किसको जाता है, उनके क्राफ्ट्समैन को। क्राफ्ट्समैन मतलब जो उस टाइम के उनके इंजीनियर्स थे। तो मतलब आप देख सकते हैं चाइनीज लोगों ने सबसे पहले इसका एप्लीकेशन किया था वॉर में, कि हम वॉर में कैसे डायरेक्शन देख के किसी को भी घेर सकते हैं करके। ठीक है, अब देखते हैं हम, मेन टॉपिक आता है हमारा, मेजर टॉपिक, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल। दोनों सेम चीज है, बार मैग्नेट भी, मैग्नेटिक डायपोल भी। इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। तो बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल, एक बार मैग्नेट भी क्या बनाता है, मैग्नेटिक डायपोल बनाता है, क्योंकि उसके दो पोल्स होते हैं, सेम इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा। मैग्नेट इज मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है अपने चारों तरफ। The magnetic field is invisible but responsible for most notable properties of magnet. अब जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ऑब्वियसली बात है, फील्ड तो हमें दिखती ही नहीं है, अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है दिखती है हमें नहीं, बट उसका इफेक्ट हमें पूरा समझ में आता है। हम धरती से चिपके हुए हैं, ऊपर कोई चीज चली गई तो जोर से नीचे गिरती है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस बनाता है कोई भी एक मैग्नेट, वो क्या रहती है, इनविजिबल रहती है, मगर वही क्या होती है, पूरी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताती है, बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी फील्ड लाइंस है, वो उसकी पूरी फील्ड ही बता देगी उसके आसपास की, कि वो कैसे अट्रैक्ट करता है चीजों को, कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है उसके बारे में।
मैग्नेट्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं हमारे नेचुरल मैग्नेट, जैसे हमने देखा आयरन की और मैग्नेटाइट, नेचुरल ऑकरिंग की बात करें तो लीड स्टोन, लोड स्टोन जिसको हम बोलते हैं। और दूसरे क्या होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट जो रहते हैं वो थोड़े वीक रहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को तो हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जो स्ट्रेंथ चाहे जैसा चाहे वैसा हम उसको बना सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स आर जनरली इरेगुलर इन शेप, जो नेचुरली हमें मैग्नेट्स मिलते हैं वो इरेगुलर शेप के रहते हैं एंड वीक इन स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ क्या रहती है कमजोर रहती है, मतलब अट्रैक्ट करें किसी को या रिपेल करें, दोनों चीज कर सकते हैं मैग्नेट यहां पे। ऑन दी अदर हैंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम बनाते हैं खुद से, हैव डिजायर्ड शेप, जिस शेप का चाहे उस शेप का हम मैग्नेट बना सकते हैं एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ चाहे हमें, जितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चाहिए हमें, हम उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं बना के ऑब्टेन कर सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, कंपास नीडल एसेट्रा, ऑल आर दी एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो जितना भी हम देखते हैं बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, आप देखे होंगे। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि घोड़े के नीचे उसके पैर में एक शू लगाते हैं ऐसे करके लोहे का, वैसे ही टाइप का वो क्या रहता है मैग्नेट रहता है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये सारे मैग्नेट्स क्या है हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है जो हम इंसानों ने बनाया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसा भी शेप जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं और जैसी स्ट्रेंथ चाहे वैसी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉमन आइडियाज देखते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी देखते हैं, जो आपको क्या लगेगा थोड़ा सा कुछ नया समझ में आएगा कि आपको ये चीज तो नया पता चली कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है और उसमें पोल्स कैसे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, कॉमनली नोन आइडियाज अबाउट मैग्नेटिज्म। कॉमनली जो चीजें हमें पता है उन चीजों के बारे में देखते हैं। हो सकता है आपको कुछ चीजें ना पता हो, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है, वो सब चीजें क्या है थोड़ी सी नई लग सकती है आपको। द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, ऑब्वियसली बात है अर्थ क्या करता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों, हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा यही एनालिसिस करके आया है कि जब भी चार्ज मूव होने लग जाते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के हम लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट ऊपर वाली लेयर, मेंटल बीच वाली लेयर जो बहुत बड़ी है, और अंदर में कोर है। जो कोर है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, एक तो एकदम अंदर सॉलिड कोर है और एक आउटर कोर है जिसको हम इनर कोर बोलते हैं सॉलिड वाले को, और एक आउटर कोर है। आउटर कोर में क्या होता है, बहुत सारा लावा क्या होता है ऐसे गोल 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 घूमते रहता है। तो उसके गोल 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 घूमने के कारण क्या होता है, एक प्रकार का वो चार्ज का मोशन रहता है, उसके कारण क्या होती है अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। तो द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अब जो लोग प्रीवियस चैप्टर पढ़े होंगे उनको हल्का सा डाउट हो सकता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कैसे जाती है बाहर, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ कैसे जाती है, ये चीज के बारे में क्या हो सकता है लोगों को डाउट हो सकता है, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। मगर किसी को डाउट हो सकता है कि साउथ पोल से कैसे निकलेगी, प्रीवियस चैप्टर में तो हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है। तो इसका मेन आंसर यह है कि जो अर्थ का साउथ पोल है वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट देखे ना तो वो नॉर्थ पोल बनता है। तो यही चीज को हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम क्या देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं डिटेल में। तो क्या होगा आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, क्योंकि जनरली तो हमने देखा है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। तो इस चीज के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये चीज के बारे में क्या होता है जनरली सबको डाउट होता ही है कि कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ पोल से थोड़ी ना निकलेगी, वो तो नॉर्थ पोल से साउथ जानी चाहिए ना। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज देखी है, एक चीज के बारे में प्रीवियसली हल्का सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा है, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि करंट कैरिंग लूप क्या करता है, एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मतलब एक प्रकार के मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं अपना, ये हो गया हमारा एक करंट कैरिंग लूप हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं। ये हो गया हमारे करंट का डायरेक्शन आई, ये एक लूप है, और करंट का डायरेक्शन हमने कैसा लिया, ऐसे घूम रहा है, मतलब हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज लिया इसमें, जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको ऊपर से देखेंगे जैसा हमें अभी दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि हम इसको पीछे से देखें या ऊपर से ना देख के नीचे से देखें तो ये क्या दिखेगा, हमें उल्टा दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और यही चीज हम 10th में भी पढ़े हैं कि जो क्लॉकवाइज करंट होता है वो एक प्रकार का कैसा साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होता है, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। तो यदि हम यहां पे देखें ना तो जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, यहां हमें जैसे दिख रहा है वैसी, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। नीचे से देखेंगे इसको या पीछे से देखेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो
एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। ये एक करंट लूप बार मैग्नेट जैसा भी बिहेव करता है और मैग्नेटिक डायपोल भी होता है एक प्रकार का। बार मैग्नेट बन गया मतलब मैग्नेटिक डायपोल हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। एक तो इसका एक्सिस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। ये ऐसे क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये चीज क्या देखी है हमने, प्रीवियस चैप्टर में देखा है इसके बारे में, एक बार उसको रिवाइज कर लेते। ठीक है, तो यदि इसका क्या है, अभी तो ये एक लूप है तो इसकी कोई विड्थ नहीं है। यदि इसकी विड्थ हो गई, मान लीजिए इतना चौड़ा हो गया, तो जो इसके अंदर से फील्ड लाइन जारी होगी मैग्नेट के अंदर, वो कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक साइड में क्या ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से ले लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा एक बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसमें हम अपने पोल्स बना लेते हैं, ऊपर वाला साउथ, नीचे वाला नॉर्थ पोल ले लेते हैं। तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे जाती है, यदि हम इसकी बात करें तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेट के अंदर की कहानी। सेम जैसे इस सर्कुलर लूप जो करंट कैरिंग लूप है, ये भी एक प्रकार का बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। ये दोनों एक प्रकार के मैग्नेटिक डायपोल भी हैं, तो इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगी अंदर में। ठीक है, अब यदि हम बाहर की बात करें कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, तो बाहर मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। देखा, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, एकदम बराबर डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। देखिए ऐसे नॉर्थ टू साउथ बराबर डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। देखिए ऐसे नॉर्थ से निकली और यहां से कहां जा रही है, साउथ। ये किसमें जा रही है, मैग्नेट के बाहर। नॉर्थ से निकली और साउथ में क्या हो रही है, अंदर आ रही है। मतलब आप समझ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, अब यही क्या होता है, इसी चीज को हम क्या देखते हैं, इस बार मैग्नेट में देखते हैं। यही फील्ड प्रॉपर्टीज को हम बार मैग्नेट में देखते हैं, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। ऊपर साउथ पोल, नीचे नॉर्थ पोल, अंदर में फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। एक प्रकार का इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी है। और मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। ये गई हमारी फील्ड लाइन। सेम ऐसा कौन बिहेव करता है, एक करंट कैरिंग लूप भी बिहेव करता है। ये जा रही है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एकदम सही कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ऐसा ही क्या करेगा, अर्थ भी बिहेव करेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि आपको समझ में आया। एक करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर से देखेंगे क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, एक प्रकार का बार मैग्नेट। ओके, अब देखते हैं हम अर्थ के बारे में कि अर्थ की फील्ड लाइंस कैसे रहती है। ठीक है, तो अर्थ का पहले हम एक आर्बिट्री ऐसे गोला ले लेते हैं। ठीक है, अर्थ, अब अर्थ क्या रहता है, हल्का सा टिल्टेड रहता है, तो ऐसा एक एक्सिस ले लेते हैं, एक तो एक्सिस ले लेते हैं आप ऐसे टेढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से ले लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा हल्का सा टिल्टेड, हमने अर्थ का एक्सिस भी दे दिया, क्योंकि क्या रहता है, अर्थ का एक्सिस हमेशा टिल्टेड रहता है। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या होगा हमारा, ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला होगा हमारा क्या, नॉर्थ पोल। ऊपर वाला जो पोल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ठीक है, नीचे वाला जो पोल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं। हमने अपनी लाइन में क्या देखा वहां पे कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जाती है, बट मैग्नेटिक केस में तो अजीब हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यदि अर्थ एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा ना, तो ये एज अ मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब यदि इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट प्लेस कर देते हैं। इसके बीच में हम क्या रखते हैं, एक बार मैग्नेट रखते हैं, सेम अर्थ की एक्सिस में। ये हमने क्या कर दिया, एक बार मैग्नेट इसमें प्लेस कर दिया। अब बार मैग्नेट को हम प्लेस करेंगे तो वो क्या बताएगा, नॉर्थ बताएगा ऐसा, और ये बताएगा हमें साउथ। ठीक है, ये कौन सा, याद रखिएगा ये अर्थ एज अ मैग्नेट नहीं दिखा रहा हूं। बहुत सारे आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें अर्थ का ही ऐसा मैग्नेट दिखाता है तो ऊपर साउथ दिखा रहता है, नहीं, मैं अर्थ में एक बार मैग्नेट रख दे रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसे एक बार मैग्नेट पकड़ लिया, रस्सी से लटका दिया, तो मेरे को दिखाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये बार मैग्नेट मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब जब वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है मेरे को इस तरफ, तो ऑब्वियस ही बात है जिस डायरेक्शन में वो दिखा रहा है उस तरफ तो नॉर्थ नहीं होना चाहिए एज अ मैग्नेट, क्योंकि यदि यहां पे नॉर्थ होता तो सेम जो
पोल्स हैं वो क्या कर देते, एक दूसरे को रिपेल कर देते। तो यदि अर्थ एज अ मैग्नेट बात करें ना, तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, वो एक प्रकार से क्या होता है, साउथ पोल रहता है। साउथ पोल एज मैग्नेट, ठीक है। तो यदि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो, यदि हम अर्थ को बोलें कि अर्थ ही एक मैग्नेट है, तो अर्थ एक मैग्नेट के हिसाब से जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा मैग्नेट के हिसाब से। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पे साउथ पोल जनरेट होता है मैग्नेट का, तभी कंपास का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट करता है। जस्ट साउथ पोल इधर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल एज मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के केस में हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, और एक जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ है। और अर्थ का जो, यदि हम अर्थ को एक मैग्नेट माने तो उसका जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ में आएगा, याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जानने के लिए, इसी के कारण क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब कैसा हो गया, अब ये अर्थ हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का मैग्नेट बन गया, ठीक है। अब जब अर्थ एक मैग्नेट बन गया, पीला वाला दिखा रहा है कि अर्थ जब एक मैग्नेट बनेगा तो उसका नॉर्थ पोल कहां है और साउथ पोल कहां है। और नॉर्मली हम अर्थ की बात करें तो ये इसका डायरेक्शन अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे डायरेक्शन ये। तो अब समझ में आया वहां पे जो वो लाइन लिखी हुई थी कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाती है, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ जाती है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कहां से निकल रही है, साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दिशा के हिसाब से साउथ बोल रहे हैं, मगर जब हम अर्थ को एक प्रकार का मैग्नेट मान ले तो जहां उसका साउथ पोल है वहां पे क्या आता है, नॉर्थ पोल आता है। समझ में आई आपको ये चीज। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहां से निकलती है, जियोग्राफिक साउथ से निकलती है। मतलब अर्थ एज अ मैग्नेट वो नॉर्थ पोल है और वहां से निकल के नॉर्थ में जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आपको कोई बोले कि नॉर्थ पोल यदि हम अर्थ को मैग्नेट बोले तो नॉर्थ पोल कौन सा है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ पोल में साउथ पोल है अर्थ का, यदि अर्थ को हम एज अ मैग्नेट बोले तो। और जो अर्थ का साउथ पोल है जियोग्राफिक साउथ पोल है, वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट क्या है, नॉर्थ पोल है। तभी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ जाती है। तो अर्थ एज अ मैग्नेट होगा तभी उसके नीचे में नॉर्थ होगा, तभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की वो साउथ से निकल के नॉर्थ में जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कहानी एकदम क्लियर अच्छे से। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, कुछ भी डाउट हुआ तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब जो हमारा यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो अब हमें क्या होगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो अर्थ कैसा करता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ। तभी यहां पे वर्ड लिखा है जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट वो नॉर्थ पोल है, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो अर्थ एज अ मैग्नेट साउथ पोल है। When bar magnet is suspended freely, it points in the north-south direction. Obvious सी बात है, जब बार मैग्नेट को हम सस्पेंडेड कर देंगे, लटका देंगे, तो वो कैसा अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। मतलब नॉर्थ तरफ दिखाएगा और उधर दिखाएगा। तभी बार मैग्नेट जो नॉर्थ दिखाता है वो हमारा नॉर्थ पोल ही बन जाता है, एकदम सही, क्योंकि उस तरफ साउथ पोल है तभी वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ एज अ मैग्नेट साउथ पोल है, तो इसलिए हमारा जब भी नॉर्थ पोल हमको ऐसे दिखाएगा नॉर्थ पोल, तो हम बोलेंगे हाँ सही है, नॉर्थ पोल तो है वो, नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ है वो। Okay, the tip of the magnet which points to the geographic north is called north pole. तो जो मैग्नेट की टिप है वो क्या करती है, जिस जगह नॉर्थ मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ में जो पॉइंट आउट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये मैग्नेट की बात कर रहा है। एक मैग्नेट को मैं लटका दिया, अब आपकी तरफ नॉर्थ है मेरे हिसाब से और मेरे पीछे साउथ है, तो मैं एक मैग्नेट को ऐसे लटका दिया, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की दिशा में आ जाएगा, जियोग्राफिक नॉर्थ की दिशा में आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो ये वाला हिस्सा है मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और मेरे पीछे साउथ पोल है, तो जियोग्राफिक साउथ की तरफ जो उसका हिस्सा आएगा मैं उसको बोलूंगा साउथ पोल है। यदि आप अच्छे से देखेंगे तो जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियसली बताया सब चीज क्लियर होगी आपकी आसानी से, एकदम आपको सारी चीजें आप समझ में आ रही होगी। एंड द टिप विच पॉइंट्स टू द जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेट की जो टिप होती है वो साउथ पोल की तरफ रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल है मैग्नेट का।
देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, पोल्स लिखा है मतलब दो दो पोल है, ऑफ द टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर। तो जब भी हम किसी दो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ में लेके आते हैं, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आती है। आपने देखा होगा बचपन में इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप खेलते होंगे, एक सेट भी आता है बचपन में इलेक्ट्रोमैग्नेट करके, उसमें बहुत सारे मैग्नेट्स का सेट रहता है खेलने के लिए। वहां पे आप मतलब करंट से मैग्नेट भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं वहां पे। तो जो दो नॉर्थ पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम वैसी साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। यदि एक बार मैग्नेट को मैं लटकाया और बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है मेरे को अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, ऑब्वियसली बात है कंपास ऐसी वर्क करता है। तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और वो मेरे को अर्थ का नॉर्थ दिखा रहा है, तो अर्थ एज अ मैग्नेट यदि वो भी नॉर्थ पोल हुआ तो दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। इसका मतलब अर्थ एज अ मैग्नेट वो साउथ पोल है, जो मेरे को नॉर्थ पोल दिखा रहा है वो अर्थ एज अ मैग्नेट। इतने बार बोला हूं तो मेरे को नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो मतलब जब दो नॉर्थ पोल को हम साथ में लेके आएंगे किसी मैग्नेट के तो वो रिपेल करते हैं, सेम वैसे दो साउथ पोल को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो रिपेल करते हैं। सेम ये चीज हमने बेसिक किसमें पढ़ी है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी पढ़ी है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम मैग्नेट की भी यही प्रॉपर्टी है। कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। कब, जब नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ दी अदर मैग्नेट एक दूसरे को हम पास लेके आते हैं। नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का, अगले का साउथ पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये कॉमन आइडियाज है, मैक्सिमम चीज आपको पता होगी, बट ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको कुछ थोड़ा नया लगा होगा। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। तो ऐसा पॉसिबल रहता है कि हम मैग्नेट बना ले आयरन और उसके अलॉय की मदद से। व्हेन ए पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एसेट्रा इज प्लेस नियर ए मैग्नेट, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत समय तक किसी स्टील, कोबाल्ट या निकल के कोई भी पीस को आप किसी मैग्नेट के साथ बहुत टाइम तक चिपका के रख दें तो उसमें भी मैग्नेटिज्म की क्या हो जाएगी, पूरा वो भी एक प्रकार का मैग्नेट बन जाएगा। बट कभी कभी मटेरियल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा मैग्नेट रहेगा, ये कुछ टाइम बाद अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छोड़ देगा, तो मटेरियल के ऊपर फर्क पड़ता है वो। तो वही क्या होगा, हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा कि क्या मटेरियल्स रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम बार मैग्नेट के बारे में कि क्या होता है एक प्रकार का बार मैग्नेट जो नॉर्मल हम देखते हैं, द बार मैग्नेट। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरी फीलिंग से आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे की सारी चीजें आए समझ में आए। द बार मैग्नेट हैज टू पोल्स। ऑब्वियसली बात है, एक बार मैग्नेट में क्या होते हैं, टू पोल्स होते हैं। ऐसा हम देखें तो नॉर्थ और साउथ दो तो क्या रहते हैं, एक बार मैग्नेट में पोल्स रहते हैं। सिमिलर टू दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सेम किसके समान रहता है, जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पहले चैप्टर इसी के ऊपर है, इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो जो साउथ होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो नॉर्थ होता है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो साउथ को एक प्रकार से नेगेटिव मानते हैं और नॉर्थ को एक प्रकार से पॉजिटिव मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं हम। वन पोल इज डिजाइंड एज नॉर्थ पोल, जिसको हम N से डिनोट करेंगे, एंड अदर इज डिजाइंड एट साउथ पोल, जिसको हम S से डिनोट करेंगे आगे जाके इस चैप्टर में। व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, दिस पोल्स पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, ये लाइन हमने देख ली कि जब भी हम एक बार मैग्नेट को लटका देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ में अलाइन करने लग जाएगा, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टर्म हम यूज करेंगे। जियोग्राफिक नॉर्थ मतलब अर्थ के नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्चुअली क्या है वो, अर्थ एज अ मैग्नेट साउथ पोल है। Like magnetic poles repel each other and unlike magnetic poles attract each other. Obviously बात है, सेम जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक साथ ले आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज को एक साथ ले आए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्ज को लेके आए, पॉजिटिव नेगेटिव को लेके आए तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम वैसी मैग्नेट्स में भी है, दो नॉर्थ पोल को पास में लेके आए रिपेल कर देंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास में लेके आए अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। ओके, तो अब यदि एक्सपेरिमेंट करें, एक बार मैग्नेट ले लें और बार मैग्नेट में क्या कर देंगे, जो ब्लू रंग का आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है, आयरन फिलिंग्स है। ओके, मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया, उसको ब्लू कर दिया क्योंकि मेरे को और कोई अच्छा कलर मिल नहीं रहा था। तो ये क्या है, आयरन फिलिंग्स है यहाँ। तो यदि एक बार मैग्नेट में यदि मैं आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दूं ना इसके ऊपर, तो मैक्सिमम जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ अरेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स जो कहां पे है, नॉर्थ और साउथ में, और मिडिल में क्या रहेगा, लगभग कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, ऑलमोस्ट नील एट द मिडिल। मिडिल में कुछ भी आयरन फिलिंग्स नहीं रहेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा, वो उसके पोल्स में सबसे ज्यादा उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, और बीच में उसकी स्ट्रेंथ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है उसके मिड पॉइंट में।
तो इस डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं इस चीज को कि उसकी दोनों स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके पोल्स में होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दो प्रकार की लेंथ जो हम मैग्नेट में लेते हैं, मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, दूसरी जियोग्राफिकल लेंथ मतलब जो पूरे मैग्नेट की लेंथ होती है। ये चीजों के बारे में देखते हैं क्योंकि ये भी क्या रहता है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है और मैग्नेटिक डाइपोल में ये कंसेप्ट भी काम आएगा। तो मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ, इसको हम इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। यदि एक बार मैग्नेट ले और उसके दो पोल्स के बीच का यदि हम डिस्टेंस देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, जो यहां पे Le से डिनोटेड है। Le मतलब इफेक्टिव लेंथ भी हम उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ को ही इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू नॉर्थ पोल एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय 2L। और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, ये सेम कैसा बिहेव कर रहा है, एक प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही बिहेव कर रहा है। देखते हैं, हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल देखा है, जो क्या रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है और यहां पे क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और यदि हम यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारा L, यदि एक सेंटर ले लें तो यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम L, और इसको क्या लेते हैं L लेते हैं हम, और पूरा डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं 2L लेते हैं। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखें तो वो कैसे रहती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं वही इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यही रहता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी रहती है। सेम यदि हम एक मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल कैसा बिहेव करेगा, एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज जैसा, और साउथ पोल कैसा बिहेव करेगा, एक प्रकार से नेगेटिव चार्ज जैसा। ठीक है, अब इसकी भी क्या होगी, सेम वही लेंथ होगी। आधी आधी लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं, मतलब मिड से, और पूरी लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 2L हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरे उसके एंड से लेंथ नहीं है, पोल से लेंथ है, उसके पॉइंट से। तो ये जो 2L है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। अब यदि हम यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सेम यहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ ही होगा। और एक एक पोल की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, M से, -M और +M। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, P इक्वल टू क्या होता था, कोई भी चार्ज ले लें, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम रहता था इलेक्ट्रिक डायपोल में, सेम वैसा मैग्नेटिक डायपोल में भी होगा, दोनों जो पोल्स हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो P इक्वल टू कोई भी एक चार्ज ले लें इंटू उसकी 2L। तो वैसी मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, M, कोई भी एक पोल ले लें और उसकी स्ट्रेंथ लेना है हमें, तो M पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो M इंटू 2L। तो ये जो 2L है इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा। तो अब आ जाते हैं अपने इसमें वापस, तो आपको समझ में आएगा। तो अब आपको समझ में आया कि इफेक्टिव लेंथ का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो इट्स डायरेक्शन मतलब जो इफेक्टिव लेंथ या बोले हम मैग्नेटिक लेंथ, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। कैसा डायरेक्शन होगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू नॉर्थ पोल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L। तो जो इसको ये L है इफेक्टिव लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, 2L बोलेंगे, क्योंकि मिड से डिस्टेंस क्या होगा, LL होगा। इट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज इफेक्टिव लेंथ। हम क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो वहां पे इफेक्टिव लेंथ ही लिखा रहता है, जिसको हम LE से डिनोट करते हैं, ऑफ द मैग्नेट, एंड इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ। और ये क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगी, पूरे मैग्नेट की लेंथ, जो आपको ऊपर में यहां पे क्या दिख रहा है, LG दिख रहा है। तो आप पूरे मैग्नेट की लेंथ को क्या बोलेंगे, उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है, ज्योमेट्री कितनी है उसकी, और जो उसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। तो जब भी हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालेंगे तो उसमें हम क्या, या मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम जो 2L लेते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ होता है। अब कितनी छोटी होती है, जो इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब पूरे मैग्नेट की लेंथ से कितनी छोटी होती है, तो वो कितनी होती है, जो इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ होती है वो क्या होती है, 5/6 होती है जियोग्राफिक लेंथ के। मतलब उसको पॉइंट्स में देखेंगे तो 0.833 ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होती है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 0.833, तो इसका मतलब जो पूरा मैग्नेट है उससे क्या होगा, 17% कम कर दें हम तो उसकी इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगी। अप्रोक्स मैं बोल रहा हूं 17%
17% कम कर दे तो उसकी क्या निकल जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ, क्योंकि कुछ कुछ हिस्सा क्या हो रहा है यहां पे बच जा रहा है जो इफेक्टिव लेंथ में काउंट नहीं हो रहा है। ओके, तो अब आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे या उसको मैग्नेटिक लेंथ बोले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें क्या हो और अच्छे से समझ में आए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसीडर ए शॉर्ट डायपोल ऑफ मैग्नेट लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक शॉर्ट मैग्नेट लेना है, एक शॉर्ट मैग्नेट डायपोल बोला है, इसका मतलब एक प्रकार का बारी मैग्नेट होगा वो, ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 20 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक लेंथ दिया है, इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ दिया है, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस दिया है। फाइंड इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ, और क्या बोल रहा है उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ निकालो। ओके, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसे गिवन वैल्यूज लिखें। क्या गिवन दिया है हमें, इफेक्टिव लेंथ दिया है, यहां हम बोले ज्योमेट्रिक लेंथ एलई दिया है, और वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, अगला आंसर भी लेंथ में निकालना है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है हमें, ज्योमेट्रिक लेंथ निकालना है, मतलब हमें एलजी निकालना है कि ओरिजिनली मैग्नेट कितना बड़ा है, ये चीज हमें निकालनी है। ओके ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। जो इफेक्टिव लेंथ होती है या मैग्नेटिक लेंथ बोले वो क्या होगी, 5/6 होती है किसके, ज्योमेट्रिक लेंथ के, कि मैग्नेट कितना बड़ा है। तो हमें ज्योमेट्रिक लेंथ ही निकालनी, तो 6 इधर 5 नीचे, तो क्या हो जाएगा एलई इंटू 6 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी एलजी, ज्योमेट्रिक लेंथ। वैल्यू पुट करते हैं, 20 इंटू 6/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक लेंथ की मैग्नेट कितना बड़ा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120/5 60 आ जाएगा, 6 इंटू 20। ओके, तो आ जाएगा बिल्कुल 120/5, और यहां से देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 से कैंसल। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो एलजी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ जो रहेगी वो हमेशा क्या आएगी, बड़ी ही आएगी इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ से। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, आ गया 24 सेंटीमीटर आ गई हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जनरली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मैग्नेट को बेंड वेंड कर दे रहे हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जा रही है, उन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4L, एक छोटा सा बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ क्या है 4L है, पूरी उसकी लेंथ दी है एक बार मैग्नेट की 4L, इज बेंड एट मिड पॉइंट, बीच के पॉइंट उसको बेंड किए हम दोनों तरफ, सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मतलब उसको हमने क्या किया, ऐसा बेंड कर दिया, 4L उसकी लेंथ थी और उसको हमने ऐसा बेंड कर दिया कि बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो नई लेंथ क्या हो जाएगी उस बार मैग्नेट की। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पहले सीधा था तो ये उसके दो पोल्स थे, जब उसको हमने बीच से 60 डिग्री बेंड कर दिया तो ये दो उसके पोल्स हो गए। तो अब वो बार मैग्नेट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये उसके पोल्स हो गए। तो अब इसकी ओरिजिनल न्यू लेंथ निकालो कितनी हो गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगा, देखते हैं। फर्स्ट हमें कैसा क्वेश्चन दिया है, तो हम डायग्राम भी बना लेते सीधा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जब गिवन नहीं लिख सकते तो, जब आप गिवन नहीं लिखेंगे तो ऐसा शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमेशा एक थ्योरी लाइन से ही शुरू करेंगे आंसर को। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी यहां पे ज्योमेट्री बनाते हैं। ऐसा हमने क्या कर दिया, उसको बीच से बेंड कर दिया है बार मैग्नेट को, ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा हमने क्या किया, बेंड कर दिया, और टोटल लेंथ इसकी कितनी थी 4L लेंथ थी। तो जब उसको एकदम मिड पॉइंट से बेंड करेंगे तो इधर की लेंथ क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी लेंथ, बिल्कुल। ठीक है, अब बीच में कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और बीच से एक और क्या लेते हैं, एल्टीट्यूड ले लेते हैं। ओके, अब इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ABCD, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्रिक लेना पड़ेगा। तो इफेक्टिव लेंथ मतलब हमें ये दोनों डिस्टेंस जानना है, AB और BC, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा मैग्नेट का, तो हमें क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो एंगल देखते हैं। अब जब बीच से हमने एक एल्टीट्यूड लिया तो ये 60 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये आधा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 60 तो पूरा है वो, 60 तो पूरा एंगल है वो, ये आधा हिस्सा क्या हो जाएगा उसका 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इन्हीं दोनों लाइन को लेते हैं हम बस, ये और ये वाला हिस्सा।
जो कितना है 2L है, और ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो लेंथ है हमारी इधर जिसके साथ वो एंगल बनाता है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2L cos 30 डिग्री, बिल्कुल। तो वो ये लेंथ बताएगा। ऊपर यदि रिजॉल्व करेंगे तो वो ये लेंथ देगा। ये लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ होगी ये वाली जो AB लेंथ है, मतलब ये AB के बराबर ही होगी ये लेंथ, और दोनों हिस्से में सेम आएगी। तो ये वाली लेंथ क्या होगी 2L sin 30 डिग्री। ये एक प्रकार से लेंथ निकालने का एकदम जल्दी तरीका है, रिजॉल्व कर दो उसको दो कंपोनेंट में। तो ये जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई हमारी 2L sin 30 डिग्री आ गई, 2L sin 13 डिग्री। तो ये भी 2L sin 13 डिग्री होगी। इसका मतलब जो मैग्नेट की जो लेंथ बोल रहे हैं हमें, जो क्या होगी, हमें AC निकालना है, ये पूरा डिस्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा हमारा AB प्लस BC, दोनों क्या है हमारा 2L sin 30 डिग्री, और दूसरा भी क्या है हमारा प्लस 2L sin 30 डिग्री। क्या होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सब दोनों का अपना। तो सिर्फ क्या बचेगा, L प्लस L बचेगा। तो कितना आ गई 2L आ गई हमारी इफेक्टिव लेंथ। तो यहां से भी देख सकते हैं कि 2L तो 2L आ जाएगा, बट ऐसे आप नहीं बता सकते, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा सही होगा। तो आ गया हमारा 2L आंसर। तो ये मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, अभी 2L हो गई हमारी। तो ये चीज हमने निकाल ली। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मैग्नेट्स की लेंथ के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के बीच में फोर्स के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, फोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम। ओके, एक और उसके पहले टॉपिक देख लेते हैं हम मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में, कि क्या होता है मैग्नेटिक मोनोपोल। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। मैग्नेटिक मोनोपोल, तो वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, i.e. मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर। हम कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते कि हम पूरा एक मैग्नेट ले ले जो पूरा नॉर्थ हो और एक पूरा ले ले साउथ का। वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं, एक मैग्नेट को हम ब्रेक करें 3 हिस्सों में, तो उसमें क्या बन जाएंगे, 3 ठोक नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे। तो इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 हाफ्स, यदि 2 हाफ में उसको तोड़ दे, वी गेट 2 सिमिलर बार मैग्नेट विद समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज। तो यदि एक बार मैग्नेट को हम तोड़ दें, यहां तो 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, यदि 2 हिस्सों में तोड़ दें तो फिर उसमें जितना हिस्सा टूटा है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल जाएगा, और थोड़ी सी वीक प्रॉपर्टीज के साथ मिलेगा उसमें। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को तो हम अलग अलग कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हम अलग अलग ले सकते हैं, बिल्कुल। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसे नहीं है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर नोन एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो यदि हम आइसोलेट कर दे, होता तो नहीं है मगर कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स बोलते हैं। तभी क्या होता है, जनरली हम डाईपोल देखते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक बार मैग्नेट डाईपोल होता है। तो मोनोपोल यदि हम आइसोलेट कर दे, नॉर्थ पूरा अलग ले ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल्स बोलते हैं, विच डू नॉट एग्जिस्ट, जो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते ही नहीं है। यदि इसको बीच से ब्रेक कर दें तो यहां पे साउथ बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। जितना हिस्सा तोड़ेंगे उतना साउथ और नॉर्थ पोल क्या होने लग जाएगा, बनने लग जाएगा मैग्नेटिक में। तो इसलिए मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ओके, पोल स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं कि क्या होती है पोल स्ट्रेंथ। जैसे हमारे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहता है, चार्ज की स्ट्रेंथ है, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, यहां पे पोल की स्ट्रेंथ को हम एम से डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको अभी इस लेक्चर में बताया। तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इट। तो इसको क्या मतलब होता है इसका, कि वो एक पोल की स्ट्रेंथ होती है कि कैसे वो मैग्नेटिक मटेरियल को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक प्रकार की क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी का। एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर में होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन और एस पोल, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एम और माइनस एम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एम और माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा रिस्पेक्टिवली। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे डिपेंड करती है कि किस नेचर के मटेरियल से मैग्नेट बना है हमारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, कैसा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैग्नेट का शेप क्या है, ये उस पर डिपेंड करती है।
द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है और अपोजिट होती है। सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे, इलेक्ट्रिक डायपोल के जो दोनों चार्जेस रहते हैं वो अपोजिट साइंस के पोलैरिटी के तो रहते हैं मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इसलिए हम फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जब हम निकालते हैं तो वहां पे कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं। सेम वैसी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम निकालते हैं तो कोई भी एक स्ट्रेंथ ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों तो सेम ही रहेगी, बस उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन या पोलैरिटी अलग अलग रहेगी। ओके, अब देखते हैं हम कैसे फोर्स निकालते हैं दो मैग्नेट्स के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बारे में हम बात करेंगे, एक एंड और एक एंड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, दो पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सेम इसको तो एक प्रकार की क्या होगी, कूलम्स लॉ जैसी ही होगी, सेम जो हमारी क्या थी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए थी, सेम वैसी ही होगी। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपनी टर्म्स लेते हैं। फर्स्ट यदि हम कंसीडर करें, लेट एफ जो होगा हमारा, एफ क्या होगी, फोर्स होगी, अट्रैक्शन और रिपल्सन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो लाइक पोल्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो अनलाइक पोल्स मतलब दो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, और दो एक नॉर्थ और एक साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो फोर्स हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, अट्रैक्शन की भी और रिपल्शन की भी। ठीक है, और हम एक टर्म एज्यूम करते हैं M1 एंड M2। M1 M2 हम ऐसा मान रहे हैं दोनों का साइन पॉजिटिव है। देखिए, तो एक प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दो पोल्स मान रहे हैं हम एक प्रकार का, ये क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता साउथ पोल का हो, नॉर्थ पोल का हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फॉर्मूले में आप वैसा ही वैल्यू रखेंगे तो वैसा ही आपका आंसर आएगा कि अट्रैक्शन की फोर्स है कि किसकी फोर्स है। ठीक है, और ये दोनों जो पोल्स हैं जिसकी स्ट्रेंथ M1 M2 है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो R क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब याद रखिएगा, एक मैग्नेट के दो पोल तो होते हैं, तो ये एक ही मैग्नेट के ऊपर हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एक एंड मैग्नेट का और अगला दूसरा मैग्नेट के पास भी दो पोल होंगे, मगर हम लोग उन लोग के दो एंड में हम एनालिसिस कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो एक प्रकार से हम दो मैग्नेट्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि मोनोपोल तो होता नहीं, हम जानते हैं। तो जब ऐसा होगा, ये सब टर्मिनोलॉजी रहेगी, एफ हमारी फोर्स रहेगी अट्रैक्शन रिपल्शन की, M1 M2 क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी पोल की, जो दो पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो कूलम्स लॉ से हमें मिलती है, कूलम्स मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको हम, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, सेम जो हमने देखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के M1 M2, और क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से, सेम जैसा हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखा है। ठीक है, तो अब यहां पे यदि हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। वो कांस्टेंट क्या होता है, K M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो यदि आपको डिफाइन करने बोले कि कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताओ क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप ऐसा स्टेटमेंट में इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, तो K के बारे में बात करें तो K क्या होता है हमारा, वेयर K क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, वही होगा μ0/4 जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। मतलब ये एक प्रकार का क्या स्टैंड करेगा कि किस मीडियम में रखा है, और वो मीडियम वाला सारी चीजें कौन बताता है, परमिएबिलिटी बताती है μ0 के टर्म्स में। तो देखते हैं, यदि हम SI यूनिट में देखें, इन SI यूनिट की बात करें तो K की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π।
म्यू जीरो बाई 4 पाई। और क्या होता है म्यू जीरो, क्या होता है सिर्फ म्यू जीरो की वैल्यू हम देखें तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। 4 पाई नीचे ऑलरेडी है ही, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 7 रहेगा। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने परमिएबिलिटी की वैल्यू डाली है। यूनिट देखें तो वेबर पर एम्पियर मीटर, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो यदि हम देखें यहां पे वेयर म्यू जीरो क्या है हमारा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वहां पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी होता था, वहां पे क्या यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एप्सिलॉन जीरो, जब परमिटिविटी होता था। यहां पे क्या है परमिएबिलिटी, और किसकी है ये फ्री स्पेस की, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम कहां कहां ले सकते हैं, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। और किसके लिए ले सकते हैं हम, वैक्यूम के लिए ले सकते हैं ये वैल्यू को। ये मीडियम में रखे हुए हैं दोनों पोल्स, और उसके बीच की हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स निकालनी है, जिनकी पोल स्ट्रेंथ m1 m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो अब यदि हम पूरी वैल्यू पुट करके रिलेशन देखें तो पूरी वैल्यू पुट करके हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा म्यू जीरो बाई 4 पाई इंटू m1 m2 जो पोल स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी हम निकालते हैं, और ऐसी क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे। ठीक है, अब यदि हम एसआई यूनिट में बात करें पोल स्ट्रेंथ की, जो हमने देखा है क्या होती है एम्पियर मीटर। एसआई यूनिट में बात करें तो m1 और जो m2 है जो हमारी पोल स्ट्रेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर में होती है। ओके, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। अब यदि यहां पे जो हमारा m1 m2 है उसकी वैल्यू, क्योंकि हम अब एक और डेफिनेशन हम कैसे देखते हैं, सारी वैल्यूज को चूज करके m1 और m2 की वैल्यू मान लेते हैं हमारी 1 हो जाएगी, या बोल देते हैं m हो जाएगी। ऐसी हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दो पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर हो जाएगा, और जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन की हम एज्यूम कर लेते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वो एक 10 टू द पावर माइनस 7 इसकी वैल्यू को कैंसल आउट कर देगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7 जो हम एज्यूम कर रहे हैं, के की वैल्यू ऑलरेडी 10 टू द पावर माइनस 7 हो गई है, इंटू m1 m2 क्या है m है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारा r है, तो वो तो 1 स्क्वायर ही हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। इसका मतलब क्या बचा हमारा, सिर्फ m स्क्वायर क्या बचा हमारा, m स्क्वायर इक्वल टू हो गया सिर्फ 1। तो m देखेंगे तो कितना हो जाएगा वो √1, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 और -1, यही वैल्यू आएगी रूट में। इसका मतलब एक क्या है हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जब पोल्स हमारे क्या रहेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा। ठीक है, तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन की क्या करेंगे वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यूनिट भी लिख देते हैं यहां पे, पोल स्ट्रेंथ की क्या होगी यूनिट उसकी, एम्पियर मीटर होगी। तो ऐसे भी हम एक प्रकार से डिफाइन करते हैं, जो एक अलग प्रकार का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन देखते हैं, टू पोल्स वन ऑफ विच इज 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर। दो पोल्स है, एक m ले लेंगे और दूसरे को 5m ले लेंगे। ठीक है, एक्सर्ट्स ईच अदर ए फोर्स इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 kg वेट, मतलब एक प्रकार से मास टाइप की फोर्स दिया है। व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर में रखा है। ठीक है, हम 10 टू द पावर -7 कांस्टेंट की वैल्यू ले लेंगे। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, दोनों पोल की स्ट्रेंथ निकालनी, मतलब m1 और m2 हमें निकालना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो फर्स्ट हम देखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें, एक पोल की स्ट्रेंथ जो m1 है उसकी वैल्यू क्या दिया है, m दिया है, और दूसरा क्या है 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इससे, तो m2 को हम क्या ले लेते हैं 5m ले लेते हैं। दो और फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, F इजिकल टू दिया है 0.8 इंटू 10⁻³ kg वेट दिया है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का मास है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 0.8 इंटू 10⁻³ मास है, W इजिकल टू mg होता है, वेट एक प्रकार की फोर्स होती है, तो इससे हमें 9.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा न्यूटन में बनेगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9.8 तो कितना हो जाएगा 7.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आ जाएगा। अभी अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, और क्या दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज कर लेंगे 10 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, ये सारे क्या है, हमें डाटा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है हमें, पोल स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब m1 और m2 हमें निकालना है, यही दोनों चीज को क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा μ0/4π m1 m2 बाई r²। फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, कितना दिया है 0.8, फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 7.84 इंटू 10⁻³ इंटू μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बीच में क्या आएगा हमारा इक्वल टू μ0/4π की 10⁻7 इंटू ये क्या है m, एक है हमारा m और दूसरा क्या है हमारा 5m, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5m² हो जाएगा, बिल्कुल 5m² हो गया हमारा, और नीचे r का स्क्वायर तो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, यही बनेगी हमारी इक्वेशन। अब हमें यहां से क्या करना है, सिर्फ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये पूरी चीजों को इधर दे देते, 5m को बस इधर रखते, तो सारी वैल्यू को इधर देंगे तो ये 10 की पावर पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 7.84 ही बस बचेगा, और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5m²। तो इसके लिए कैसा करना पड़ेगा 7.84 डिवाइड बाय 5 और पूरे को रूट में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो m हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला m आएगा हमारा m1, एक m जो आया यही क्या होगा हमारा m1 12.52 एम्पियर मीटर। इसी m1 को m को क्या बोलते थे हम m1 बोलते थे, क्योंकि जो हमारा m2 होगा वो क्या होगा m1 इंटू 5 होगा, तो इससे हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा m2 भी आ जाएगा, जो कितना है 62.6 एम्पियर मीटर में आ जाएगा, एम्पियर मीटर। तो ये आ गया हमारे दो आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट कूलम्स लॉ ही लगानी है यहां पे और आपका क्या हो जाएगा, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। Two identical magnets length 100 centimeter are arranged freely with their poles facing in a vertical glass tube। दो वर्टिकल मैग्नेट्स है जिनको हम क्या करके रखे हैं, ऐसे लटका के रखे हैं और दोनों के पोल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। द अपर मैग्नेट्स हैंग्स इन द एयर, ठीक है, एयर है मतलब दोनों के बीच का मीडियम, एंड लोअर वन सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज 3 mm। ठीक है, हल्के से दोनों भी टिल्ट हो रहे हैं, तो जो दोनों का जो नियरेस्ट पोल्स के बीच का डिस्टेंस है वो 3 mm है। इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट इज 6.64 एम्पियर मीटर, मतलब m की वैल्यू दिया है दोनों की पोल स्ट्रेंथ, देन डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट। दो मैग्नेट से लटके हुए एक के ऊपर एक, हल्के से टिल्ट हुए हैं, तो जो नियरेस्ट दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया है, पोल स्ट्रेंथ भी दी है, दोनों के बीच में कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी निकालो, बोला। निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल, सारा डाटा हमें गिवन है यहाँ पे। ओके, सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें। हमें क्या दिया है, पोल स्ट्रेंथ दी हुई है, एक हमें लेंथ भी दी हुई है मैग्नेट्स की, जो एक प्रकार की ज्योमेट्रिक लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, मगर उसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम नहीं लेते हैं। हमें क्या दिया है, दोनों मैग्नेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है r, जो कितना है 3 mm। यहां पे पोल की लेंथ लेने, मतलब मैग्नेट्स की लेंथ लेने का तो कोई मतलब नहीं, उस डाटे का कोई यूज नहीं है। 3 mm दिया है तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, और क्या दिया है हमें, m दिया है पोल स्ट्रेंथ, तो m बोले या m1 बोले या m2 बोले, जो दो नियरेस्ट के बीच में फोर्स लग रही है वो कितनी दी हुई है हमें, 6.64 एम्पियर मीटर की क्या है इसकी पोल स्ट्रेंथ। क्या निकालो बोला है, F निकालो कि दोनों के बीच में फोर्स कितनी है। ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, F इजिकल टू क्या होगा, μ0/4π इंटू m1 m2/r²। फोर्स निकालो ही बोला है, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ ठीक है, इंटू पोल स्ट्रेंथ m1 m2, तो m1 m2 का हम सीधा स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों है, तो 6.64 का स्क्वायर, नीचे डिवाइड में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना है 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने भी एक बार करके देखा है, आप भी करेंगे, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। कितना आ रहा है, 0.489 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम ये, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये वाला लेक्चर हमारा क्या होता है, इसी के साथ एंड होता है। आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इजी से डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करिए, उसमें हम और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में और देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।